आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। आज के सेशन में हम क्लोज टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। कारण ये है कि आपकी परीक्षा नजदीक है, सीजीएल के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनका एग्जाम नजदीक है, तो आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि ये वाला सेगमेंट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे भी सकता है, तो आपका सफलता के मार्ग में व्यवधान भी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको ये सेशन बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना इसकी। पीक्यूआरएस वाला सेगमेंट जो पैराजंबल जिसको आप बोलते हैं, आरसी और क्लोज टेस्ट, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से तैयार करें और बाकी तो खैर आप कर ही लोगे। देखिएगा, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, SIR इसको बोलते हैं। स्पेशल मतलब विशेष, इंटेंसिव मतलब गहन, रिवीजन मतलब संशोधन किसका, इलेक्टोरल रोल्स में चुनावी लिस्ट इन बिहार। बिहार में तो बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स में SIR की बात हैज डैश कंसर्न्स, उस चीज ने कंसर्न्स को कर दिया है। कंसर्न्स को कर दिया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म आप सभी के अंदर है। प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा, चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन मैं काट रहा हूं क्योंकि रीजन जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जबकि कंसर्न्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो भी वर्ब आएगी उसका। एक बात। दूसरी बात, मैं लेफ्ट को भी काट रहा हूं। लीव और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, लेफ्ट का मतलब छोड़ना होता है, तो उसने कोई चिंताएं छोड़ी हैं या चिंताएं उठाई हैं। आप पिकअप तो नहीं कर सकते चिंताओं को, तो इस लिफ्टेड को काट दीजिए। और लेफ्ट छोड़ने का अर्थ भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेज्ड कंसर्न्स मतलब चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो इलेक्टोरल रोल्स में जो SIR की बात है बिहार में, उसने कंसर्न्स को बढ़ा दिया है। विद डिलीशंस इन सम एरियाज डैश डेमोग्राफिक पैटर्न्स एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस। अब क्या यहाँ पे इस चीज के साथ कि भी कुछ एरियाज में नामों को हटाया भी गया है, और इससे क्या हो गया है, डेमोग्राफिक पैटर्न्स जो हैं, जो जनसांख्यिकी पैटर्न है, वो बदल गए हैं, और स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो भी आपके सांख्यिकी संबंधी अपेक्षाएं हैं, उनको उसने किया है। तो देखो, डिफाई एक वर्ड है, उसी को ही यूज करना है। डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना। ठीक है, आप किसी आज्ञा का पालन अगर नहीं करते हैं, चैलेंज करते हैं, कोई चीज को रेसिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, डिफाई। आपको लगाना है सही फॉर्म, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे विद लगा रखा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब लगेगी वो आईएनजी लगेगी। आईएनजी लगेगी तो ये तीन विकल्प जाएंगे कट, आपका आंसर आ जाएगा डिफाइन। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूं। जो SIR है इलेक्टोरल रोल्स में, इलेक्टोरल रोल्स की जो SIR है बिहार में, उसने चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही में मतलब इस चीज के साथ कि डिलीशन इन सम एरियाज की, कुछ क्षेत्रों में जो नामों को एक्सक्लूड किया गया है, रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है, वो करते हुए इस चीज के साथ, तो ऐसा करते हुए डेमोग्राफिक पैटर्न्स को डिफाई करते हुए, स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करते हुए। आगे देखिएगा, डैश द ऑपोजिशन हैज क्लेम्ड सीरियस इश्यूज। तो ऑपोजिशन मतलब विपक्षी जो खेमा है, विपक्षी पार्टी है, उसने दावा किया है कुछ सीरियस इश्यूज का विद रोल्स इलेक्टोरल लिस्ट के साथ में। रोल्स मतलब ये चुनावी मतदाता सूची है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। तो विपक्ष ने तो दावा किया है कि बहुत गंभीर चीजें हैं यहाँ पे चुनावी जो मतदाता सूची है उसके साथ पूरे देश भर में। डैश इज नो क्लियर कट एविडेंस एज येट ऑफ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन टू बेनिफिट एनी पॉलिटिकल पार्टी। डैश इज नो क्लियर कट एविडेंस, लेकिन लेखक कह रहा है कि क्लियर कट कोई साक्ष्य सबूत है ही नहीं। तो यहां तो ओपोजिशन कह रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, लेकिन यहां कह रहा है कि कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब बातें हैं विरोधाभासी, और विरोधाभासी वाक्यों के लिए यहां पे क्या लग सकता है वो आपको देखना है। तो ऑफन एक जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑफन तो हम शुरू में तो नहीं लगा सकते जनरली, मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, ऐसे हम जमाते हैं इसको ऑफन को। तो ये तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बचे हुए ऑप्शंस में बट, वेयर एज और वाइल। वेयर एज जनरली जबकि के अर्थ में आता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में सेंटेंस के आमतौर पर नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे वो शब्द सही रहेगा जिसका मतलब है यद्यपि, है ना। तो यद्यपि जो विपक्ष है उसने दावा किया है कि मतदाता सूची को लेकर बहुत गंभीर यहाँ पे इश्यूज हैं पूरे देश भर में, फिर भी ऐसा कोई सेंटेंस चाहिए। तो वेयर एज से वो काम चलेगा नहीं। बट लेकिन का मीनिंग देता है काम चलेगा नहीं, तो वाइल का मतलब यद्यपि होता है, तो वाइल आप आंसर कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है, तो दिस इज नो क्लियर कट आ सकता है क्या।
दिस से तो फिर ये सेंटेंस जुड़ेगा ही नहीं ना, फिर तो एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये कोई क्लियर कट सबूत नहीं है, ऐसी बात नहीं कर रहा है। ये तो ये कह रहा है कि यद्यपि विपक्ष ने दावा किया है सीरियस इश्यूज का इलेक्टोरल रोल्स के साथ में पूरे देश भर में, फिर भी फिर नया सेंटेंस लेना है और इसी के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस लेना है, तो दिस नहीं आएगा। हेयर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देयर और हाउएवर, हाउएवर हालांकि, है ना, ये तो विपरीत वाक्यों के लिए जोड़ने में आता है और यहाँ पे हाउएवर से मतलब नहीं है, क्योंकि आपने यद्यपि जोड़ ही दिया तो फिर यहाँ पे हाउएवर से मतलब होगा नहीं। तो क्या आएगा? देयर। देयर से इसलिए क्योंकि आप देखिए क्लियर कट एविडेंस जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की वर्ब जो है वो पहले दे रखी है। तो ऐसा भी हमें विकल्प देखना था जिसमें आप इन्वर्जन देख पाएं, जिसमें आप सब्जेक्ट से पहले वर्ब देख पाएं, तो ऐसी कंडीशन देयर के साथ ही पॉसिबल है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है? वो देयर आ जाएगा। तो कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। एज यट मतलब अंटिल नाउ, अभी तक। किस चीज का? फ्रॉडुलेंट मतलब जालसाजी भरा, धोखाधड़ी पूर्ण। मैनिपुलेशन मतलब आपने अपने फायदे के लिए कुछ चीजों को जालसाजी की है, आपने रिगिंग की है ना, कुछ जैसे वोट रिगिंग वगैरह होती है, उसके लिए बोला है। टू बेनिफिट एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए। तो ये हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक और एक इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है हाउ एवर, हालांकि, फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब होता है जो भी आपने मतलब जजमेंट कह दो, डिसीजन कह दो। वैसे फाइंडिंग्स का मतलब है अनअर्थिंग कह सकते हो, जो भी चीज छुपी हुई थी जो बाहर निकल कर आई है, जो सामने आए हैं सबूत, वो फाइंडिंग्स है। तो हालांकि जो फाइंडिंग्स है आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो आलंद निर्वाचन क्षेत्र है उनमें जो चीजें सामने आई है उन चीजों ने सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। तो ये क्या है? उससे मतलब चेतावनी घंटी है ये हमारे सामने, यूं कह सकते हो। सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग का मतलब है कि एक चेतावनी देना, ठीक है, ये मतलब है। कौन सा मॉडल यहाँ पे ठीक रहेगा? तो डेयर का तो हिम्मत होना होता है, कोई सेंस नहीं निकलेगा। नीड का आवश्यकता होना होता है, नहीं निकलेगा। इन दो में से कुछ लगेगा। शुड आप काट दोगे क्योंकि आपको लगता है कि शुड तो केवल सलाह या सजेशन के लिए आता है, एडवाइस या सजेशन के लिए आता है, ऐसा नहीं है। शुड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। जब प्रबल संभावना हो, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तब भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? शुड का। तो यहाँ पे आपका आंसर शुड आएगा। कुड हट जाएगा क्योंकि कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या पावर के लिए आता है, या कई बार पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे है नहीं, तो आपका आंसर है वो शुड आएगा। ठीक है, तो ऐसा निश्चित रूप से करेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्लोज टेस्ट हुआ जो कि मैंने इसी एडिटोरियल से बनाया था। अब हम बात करते हैं कि इस पैसेज का टोन क्या है। तो इस पैसेज का टोन है भाई क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड। ठीक है, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड का मतलब है कि पैसेज जो है वो आलोचना कर रहा है। ठीक है, और आलोचना कर रहा है साथ में चिंता भी जाहिर कर रहा है लेखक। ठीक है, इस पैसेज में आपको मिलेगी आलोचना किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। साथ में यहाँ चिंता भी जाहिर कर रहा है। किस बारे में है? द पैसेज एग्जामिन्स इरेगुलरिटीज इन वोटर लिस्ट। ये पैसेज यहाँ पे बताता है कि वोटर लिस्ट में जो अनियमितताएं हैं उसको एग्जामिन करने का काम करता है। ठीक है, वोटर लिस्ट मैनेजमेंट को लेकर। किस दौरान? बिहार के एसआईआर के दौरान, और कर्नाटका की आलंद निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर भी। ठीक है, इसीलिए पैसेज का नाम जो है ना वो एसआईआर भी है और साथ में यहाँ पे आलंद भी है। तो रोल्स एंड लूप होल्स नाम से एडिटोरियल है। रोल्स एंड लूप होल्स, ध्यान से अब पढ़ना स्टार्ट हम कर रहे हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख पाएं, क्योंकि ये वाला सेशन अभी तो शायद हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंस पता न चले क्योंकि आप नए नए हो और आपको कुछ और आदत हो किसी अलग तरीके से इंग्लिश सीखने की, लेकिन ये तरीका टाइम टेस्टेड तरीका है। 117 नंबर का सेशन है, 117 नंबर का सेशन है। तो 16 सेशंस हो चुके हैं 2025 इस वर्ष में। लगातार ये सेशन चल रहा है। संडे मंडे को भी क्लासेस होती हैं। संडे को हम लोग मंडे से सैटरडे तक का जो भी रिवीजन होता है ना वो हम करते हैं टेस्ट के थ्रू। तो वो भी ध्यान रखें, वो भी टेस्ट दिया करो, आप देखा करो। और इसकी जो पीडीएफ है, एक तो ये स्क्रीन पीडीएफ, ये ऐसा कैसा आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। साथ में एक और पीडीएफ जिसमें हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, उसका वर्ड कैटेगरी, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस, उसके सिनोनिम्स, ये सब भी मिलेंगे आपको। ठीक है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और हमारे आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के थ्रू आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को, उसके थ्रू आप पेड कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। चलो सर, रोल्स एंड लूप होल्स मतलब ये टाइटल है इसका। रोल्स का मतलब है मतदाता सूची। ठीक है, तो वोटर लिस्ट या रजिस्टर्स ये इसको कह रखा है। तो मतदाता
सूची, मतदाता सूची, ठीक है। वोटर लिस्ट या रजिस्टर्स। लूप होल का मतलब है खामी या कमी या चूक, खामी कह सकते हो, चूक कह सकते हो। प्रोएक्टिव का मतलब है अग्र रूप से सक्रिय, अग्र सक्रिय, पहले से ही एडवांस में ही एक्टिव होना। और डिफाई का मतलब है चुनौती देना। डिफाई का मतलब क्या है? चुनौती देना। चैलेंज कह सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट कह सकते हो, अपोज कह सकते हो, गो अगेंस्ट कह सकते हो। अब देखिए, रोल्स एंड लूप होल्स का मतलब हुआ मतदाता सूची, और लूप होल्स का मतलब खामियां, कमजोरी। और एंड अपने दोनों साइड में चीजें सेम लेता है, तो यहां पहले नाउन है तो यहां भी नाउन है, ठीक है। एंड है वो कंजंक्शन है, ठीक है। ऑन द बिहार एसआईआर एंड आलंद किसको लेकर लिखा गया है? बिहार एसआईआर और आलंद को लेकर लिखा गया है। आगे दे रखा है द ईसीआई शुड बी प्रोएक्टिव, तो ईसीआई को प्रोएक्टिव होना चाहिए। ईसीआई सब्जेक्ट है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, द का प्रयोग इससे पहले करेंगे। ये इसकी वर्ब है शुड बी, जिसमें शुड है वो हेल्पिंग वर्ब है और बी मैन वर्ब है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होना चाहिए क्या? प्रोएक्टिव, मतलब एडवांस में ही सक्रिय। किस चीज में? तो शुड बी, ये बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है आपको, प्रोएक्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। किस चीज में? तो इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो ये बेस फॉर्म के साथ आईएनजी है। इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, सिस्टमैटिक है वो एडजेक्टिव है, और फॉल्ट्स है वो नाउन है। तो ईसीआई को प्रोएक्टिव होना चाहिए किस चीज में? करेक्ट करने में, ठीक है। क्या चीज करेक्ट करने में? अपना सिस्टमैटिक फॉल्ट, अपने जो प्रणालीगत जो भी प्रोसीजर ये यूज करता है, प्रोसेसेस यूज करता है, उसमें जो गलतियां करता है उसको सही करने में प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो भारत के चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोएक्टिव होना चाहिए किस चीज में? ठीक करने में। इस करेक्ट का मतलब क्या है? रेक्टिफाई करना है, ठीक करने में। क्या चीज ठीक करने में? अपनी सिस्टमेटिक जो गलतियां हैं उनको ठीक करने में, ठीक है। आगे देखो, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो किसका रहा है? मतदाता सूची का, ठीक है। इन बिहार, बिहार में हो रहा है। हैज रेज्ड, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। और ये कंसर्न्स है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद रखें। ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इसलिए है कि एसआईआर यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। तो एसआईआर जो हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार में, उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं, ठीक है। विद डिलीशंस इन सम एरियाज डिफाइंग डेमोग्राफिक पैटर्न्स, किसके साथ? कुछ एरियाज में नामों को हटाया गया है, डिलीट किया गया है। क्या करते हुए? डेमोग्राफिक पैटर्न्स को चैलेंज करते हुए, जनसांख्यिकी जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज करते हुए, और स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस, सांख्यिकी संबंधी जो अपेक्षाएं हैं उनको चेंज करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा इस इमेज से भी आप इसको समझ पाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, राइज और रेज दो क्रियाएं हैं, जिसमें राइज जो है इसकी सेकेंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म इसकी रीजन होती है। और रेज जो क्रिया है इसकी सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है और थर्ड फॉर्म रेज्ड होती है, ठीक है। रेज जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एसआईआर किसका? इलेक्टोरल रोल्स का। कहां पर? बिहार में। इन बिहार है वो एडवर्ब है, उसने क्या कर दिया है? चिंताएं बढ़ा दी हैं। कंसर्न्स को आप वरी भी कह सकते हो, वरीज, एंजाइटीज भी कह सकते हो, कॉन्स्टरनेशन भी कह सकते हो। तो ये कुछ सिनोनिम हो सकते हैं इसके, ठीक। किसके साथ विद का असर यहां पे दे रखा है, यही मैंने क्लोज टेस्ट में आपसे पूछा कि डिलीशंस, डिलीशंस के साथ। डिलीशंस मतलब डिलीट करने का प्रोसेस, डिलीशन का मतलब एक्सक्लूजन कह सकते हो या रिमूवल कह सकते हो। कुछ एरियाज में नाम हटाए गए हैं, और क्या करते हुए? डिफाई करते हुए। डिफाई करते हुए मतलब चैलेंज करते हुए। चैलेंज क्या करते हुए? डेमोग्राफिक पैटर्न्स को, स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशन, स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव है, एक्सपेक्टेशंस नाउन है। आगे देखिएगा, वाइल द ऑपोजिशन, अब वाइल जो है वो यद्यपि का मीनिंग देता है, ऑल्दो या दो का मीनिंग दे रहा है, कंजंक्शन है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो यद्यपि, ऑपोजिशन से पहले हमेशा द लगेगा। जो विपक्ष है, हैज क्लेम्ड, उसने दावा किया है, ये इसकी वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। क्या दावा किया है? सीरियस इश्यूज का, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, ठीक है। कुछ सीरियस इश्यूज किसके साथ? रोल्स मतलब वोटर लिस्ट के साथ, विद प्रेपोजिशन। रोल्स इसका ऑब्जेक्ट तो नाउन। एक्रॉस प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कंट्री नाउन और द डिटरमिनर। पूरे देश भर में, एक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट।
फिर भी अब कॉमा लगा दिया तो नया वाक्य है, तो देयर इज नो क्लियर कट, देयर एडवर्ब है, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब जो है वो पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, नो क्लियर कट एविडेंस जो है वो सब्जेक्ट है। और वैसे अलग अलग करूं मैं इसको तो एविडेंस नाउन है, क्लियर कट एडजेक्टिव कहलाएगा, और नो है वो डिटर्मिनर है। एविडेंस का प्लूरल भी एविडेंस ही होता है, मतलब एविडेंस का प्लूरल बनता नहीं है, ये मान लो आप। एविडेंसेस ऐसा नहीं होता है, ऐसा करके लिख लेना आप, ठीक है। तो कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं है। एज येट का मतलब है अनटिल नाउ, अब तक। ये एक फ्रेज है किस चीज का? फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन का, मतलब जालसाजीपूर्ण धोखाधड़ीपूर्ण मैनिपुलेशन का। ये फ्रॉडुलेंट जो है इसका मतलब है धोखाधड़ीपूर्ण, धोखाधड़ीपूर्ण। डिसिप्टिव आप इसको कह सकते हो, डिसऑनेस्ट कह सकते हो, फेक कह सकते हो, बोगस कह सकते हो। मैनिपुलेशन का मतलब हस्तक्षेप, या आप इसे कहेंगे छेड़छाड़। और एक है सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। तो एक बार फिर देख लो इसको कि भी यद्यपि ओपोजिशन ने क्या किया है, दावा किया है किस चीज का? सीरियस इश्यूज को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर, गंभीर मामलों को लेकर, किसके साथ? रोल्स के साथ, कि भी मतदाता सूची के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है अब तक धोखाधड़ीपूर्ण, छेड़छाड़ का या हस्तक्षेप का बेनिफिट देने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को। बात क्लियर है? अब यहां आगे देखिए, हाउ एवर, ये एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। हाउ एवर जो है वो एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, मतलब ये एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है और विपरीत वाक्यों के लिए आता है। फाइंडिंग्स फ्रॉम द आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी, फाइंडिंग्स का मतलब है जो कुछ भी निकलकर सामने आया है, जो भी चीजें बाहर निकल कर आई हैं उसको फाइंडिंग्स बोलते हैं। आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो फाइंडिंग्स आई हैं, कर्नाटका में जो आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से जो चीजें निकल कर आई हैं, शुड यहां काम कर रहा है मस्ट का, वो निश्चित रूप से सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। अब इसको क्या करना चाहिए? अलार्म मतलब इसको निश्चित रूप से चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। भी ऊपर तो इसने क्या किया कि जो राजनीतिक पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, उसका साथ दिया कि ठीक है, अभी विपक्ष खेमा जो है वो तो आरोप लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगले ही पल इसने कहा कि भाई फाइंडिंग्स जो आई हैं आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो भी यहां से निकल कर आया है, वो यहाँ एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेज रेड फ्लैग्स कोज कंसर्न सर्व एज ए वार्निंग, ये इसका मतलब होता है। आगे देखिएगा, ऑफिशियल्स हैव अनअर्थड। अब ऑफिशियल्स जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑफिसर्स को बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये इसकी वर्ब हो गई। थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म 7 एप्लीकेशंस, थाउजेंड जो भी नंबर डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, इससे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहूं 100 है, या 1000 है, या मिलियन है, या बिलियन है, या डजन है, इनसे पहले कोई संख्या आप लगा देते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो इसमें एस और यस नहीं आता है। क्या बोला मैंने? संख्या सूची शब्द जैसे 100 मिलियन बिलियन 1000, इनसे पहले कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो इसमें एस और यस नहीं आता है। लेकिन अगर संख्या नहीं है, मतलब अगर ये इंडेफिनिट नंबर को व्यक्त करने लग जाएं, तो फिर इसमें एस और यस आएगा। तो यहाँ थाउजेंड्स क्यों किया? क्योंकि 1000 से पहले कोई संख्या तो है नहीं, और ऐसे केस में फिर आगे ओ भी आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, जैसे कोई संख्या है डजन, ऐसे ही यहां पे हो 100, ठीक है, या फिर हो 1000, या दे रखा हो मिलियन, या दे रखा हो बिलियन, इनसे पहले कोई भी नंबर दे रखा हो, निश्चित संख्या दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे? इसमें एस और ईएस नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक, ये कहना चाह रहा हूं। अगर संख्या नहीं है तो एस और ईएस जोड़ देना, और फिर साथ में ओ भी लगा देना। अगर संख्या नहीं है तो एस और ईएस जोड़ देना और ओ भी लगा देना। ये कॉन्सेप्ट नाउन से पूछा जाता है। अनअर्थ का मतलब क्या होता है? सामने लाना, उजागर करना, उजागर करना, रिवील करना, एक्सपोज करना, डिस्कवर करना। मिसक्रींट का मतलब होता है गुंडा, बदमाश, अपराधी कह सकते हो, अपराधी, ऑफेंडर, कल्प्रिट या रोंग डूअर। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, है ना, कानूनी कह सकते हो, वैध कह सकते हो। और इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप है, मीडिएशन है, इंटरफेरेंस है। और डिलीजेंस का मतलब परिश्रम है,
या सतर्कता कह सकते हो, सतर्कता या परिश्रम। अब देखिएगा, तो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी लोग जो हैं उन्होंने अनअर्थ किया है, उन्होंने उजागर किया है हजारों फॉर्म 7 आवेदन। ये किसने दायर किए? ये फाइल किए गए अपराधियों के द्वारा। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, इस मोस्ट का मतलब जो है वो ऑलमोस्ट है और इसी कारण से इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट हो, जब मोस्ट बराबर ऑलमोस्ट हो, तो इससे पहले ना तो ए लग सकता है ना दे लग सकता है। एन तो खैर इसके साउंड के हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन ए और दे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अधिकारियों ने ये बात उजागर करी है, ये एक्सपोज किया है कि हजारों फॉर्म 7 आवेदन दायर किए गए अपराधियों के द्वारा, उनमें से अधिकांश, है ना, डिजाइन टू रिमूव द नेम्स, उनमें से अधिकांश जो थे वो किस लिए बने थे, डिजाइन किस लिए किए गए थे? हटाने के लिए। क्या? नाम को। नाम कौन से? लेजिटिमेट वोटर्स के, मतलब जो लॉफुल, वैलिड या ऑथेंटिक वोटर्स हैं उनके नाम, फ्रॉम द रोल्स मतलब लिस्ट से, मतदाता सूची से। तो अधिकारियों ने यहां उजागर किया है, एक्सपोज किया है कि हजारों F7 एप्लीकेशंस को दायर किया गया मिसक्रेंट्स के द्वारा, उनमें से अधिकांश जो हैं उनको डिजाइन किया गया लेजिटिमेट वोटर्स के नामों को हटाने के लिए इस लिस्ट से। ठीक है। इवन, इवन एडवर्ब होता है, स्ट्रेस डालने के लिए यूज करते हैं। जब आपको स्ट्रेस डालना हो भी के अर्थ में, तो इवन का प्रयोग आप करते हैं। इवन दिस टाइमली इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, मैंने इसको इंटरफेरेंस लिख दिया यहाँ पे, आप इसको इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई यहां तक कि ये जो टाइमली, दिस जो है वो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंटरवेंशन है वो नाउन है, ये भी टाइमली एडजेक्टिव है। जैसे जनरली हम लोग ये समझ लेते हैं कि एलवाई से एंड हो रहा है तो एडवर्ब है, लेकिन ये यहाँ पे एडवर्ब नहीं है। एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखकर ये पहचानना होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां तक कि ये जो टाइमली इंटरवेंशन है, वॉज मेड पॉसिबल, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, इसको संभव बनाया गया बाय द डिलीजेंस ऑफ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, किसके द्वारा? सतर्कता के द्वारा, मेहनत के द्वारा, स्थानीय राजनेताओं के। रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, ये एक फ्रेज है। किसकी बजाय? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव, मतलब पहल। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो आपने शुरुआत की है उसको आप इनिशिएटिव बोलते हैं, उसकी पहल के बजाय। फिर समझ लो, यहां तक कि ये जो टाइमली इंटरवेंशन है, ये जो समय पर किया गया हस्तक्षेप है, इसको संभव किसने बनाया? लोकल पॉलिटिकल लीडर्स के, किसने? केयरफुलनेस ने, या फिर आप इसको कहिए सतर्कता ने या मेहनत ने। किसकी बजाय? तो ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव नहीं था, मतलब इसने इस चीज की पहल नहीं की थी, ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आ गई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी पहल नहीं की थी, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लीड इसने नहीं किया था, इनिशिएटिव नहीं लिया था इसने। आगे देखिए, आगे कह रहा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। एन है वो डिटर्मिनर है, इंडिपेंडेंट है वो आपका एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन है वो आपका नाउन है, विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, कंफर्म्ड है वो वर्ब है, मैन वर्ब, दैट है वो कंजंक्शन है, द एप्लीकेशंस दैट डिटर्मिनर है, एप्लीकेशंस नाउन है, वर है वो वर्ब है, फ्रॉडुलेंट है वो एडजेक्टिव है वो हेल्पिंग वर्ब है, सिंस बीन, हैज बीन है ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है, और स्टोल्ड है वो मैन वर्ब है। ठीक है, सिंस है वो काम करेगा प्रेपोजिशन का, बिकॉज है वो कंजंक्शन है, द ईसीआई में द डिटर्मिनर, ईसीआई है वो नाउन, हैज डिक्लाइंड में ये है हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, एक्सेस नाउन टू प्रेपोजिशन, टेक्निकल एडजेक्टिव, रिकॉर्ड्स नाउन, विदाउट प्रेपोजिशन विच, ये वैसे नाउन का काम करना चाहिए कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये तो नाउन हो जाएगा। वैसे विच है प्रोनाउन भी हो सकता है, तो इसको आप प्रोनाउन कह दीजिए, विदाउट विच प्रोनाउन। दैट ट्रेल, दैट डिटर्मिनर, ट्रेल है नाउन, ये डिटर्मिनर है। फिर डिसअपियर्स, ये है वर्ब, इनटू है प्रेपोजिशन, ए है डिटर्मिनर, फोग है नाउन, ओ है प्रेपोजिशन, डायनामिक है वो एडजेक्टिव, आईपी एड्रेसेस है नाउन, एंड है कंजंक्शन, डिस्पोजेबल है एडजेक्टिव, फोन नंबर्स है ये कंपाउंड नाउन।
ठीक है, ये सारे वर्ड कैटेगरीज बता दी मैंने आपको। अब समझते हैं क्या कहना चाहता है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक स्वतंत्र जांच। अब जांच के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन कहा कह रहा है कि वो जांच जिसने पुष्टि करी, किसकी पुष्टि करी कि एप्लीकेशंस फॉर फ्रॉडुलेंट के जो आवेदन थे वो धोखाधड़ीपूर्ण थे, फ्रॉडुलेंट हम देख के आए हैं, डिसेप्टिव थे। हैज सिंस बीन इंस्टॉल्ड, अब देखो विच से लेकर फ्रॉडुलेंट तक तो इसके बारे में चर्चा करी है, ठीक है। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिसने कंफर्म किया, यहां तक की बात हो गई। और क्या कंफर्म किया कि एप्लीकेशन फ्रॉडुलेंट थे। अब छोड़ दीजिए इसको। अब देखो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो हुई, स्वतंत्र जांच जो हुई, उसने उसको रोक दिया गया। स्टॉल का मतलब क्या होता है? रोकना। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, हॉल्ट या ऑब्स्ट्रैक्ट या सस्पेंड। ट्रेल का मतलब है ट्रैक, क्लू या सीक्वेंस, आप इसको सुराग कह सकते हो, सूत्र, सुराग। फोग है वो अस्पष्टता, ऑब्सक्योरिटी, कंफ्यूजन, वेगनेस। डायनामिक का मतलब गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, गतिशीलता कह सकते हैं, परिवर्तनशीलता कह सकते हैं, ठीक है। और डिस्पोजेबल का मतलब है अस्थाई, एक वन टाइम यूज मान लो, जो बस एक बार ही यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल। जैसे डिस्पोजेबल ग्लास, बोटल्स, ये सुना ही होगा आपने। तो कह रहा है कि स्वतंत्र जांच जिसने पुष्टि करी कि एप्लीकेशंस फ्रॉडुलेंट थे, धोखाधड़ीपूर्ण थे, उसको तभी से रोक दिया गया बिकॉज, क्योंकि द ईसीआई हैज डिक्लाइन, ईसीआई ने इनकार कर दिया। डिक्लाइन का मतलब है रिफ्यूज करना, डिक्लाइन का मतलब है रिफ्यूज करना, कि इसने, ईसीआई ने रिफ्यूज कर दिया, ईसीआई ने इनकार कर दिया। एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू लगता है अगर ये नाउन हो तो, याद रखना। एक्सेस अगर वर्ब होता है तो इसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर एक्सेस नाउन होता है तो इसके साथ टू लगाते हैं। और अगर एक्सेसिबल दे रखा होता है जो कि एक एडजेक्टिव है तो इसके साथ भी टू लगाते हैं। ये बातें ध्यान रखना एक्सेस के बारे में। एक्सेस वर्ब है तो, ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन लगता नहीं है। एक्सेस नाउन है तो इसमें टू लगता है। एक्सेसिबल है, एडजेक्टिव है तो टू लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ईसीआई ने इनकार कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज डिक्लाइंड। एक्सेस, एंट्री, मतलब एक प्रकार से एक्सेस का मतलब है एंट्री, है ना, कि आप नहीं पहुंच सकते टेक्निकल रिकॉर्ड्स तक, तकनीकी रिकॉर्ड्स तक। विदाउट विच, जिसके बिना, जिसके बिना मतलब रिकॉर्ड्स के बिना, तो रिकॉर्ड्स की जगह आ रहा है तो प्रोनाउन मैंने कहा। द ट्रेल डिसअपियर्स इनटू अ फॉग ऑफ, जो भी सुराग होना चाहिए, जो एक सीक्वेंस होना चाहिए कि कैसे कैसे ये गलतियां हुई, कहां से शुरुआत हुई, ये गायब हो जाता है। किसमें? ऑब्सक्योरिटी में, धुंधलेपन में, अस्पष्टता में। अस्पष्टता किसकी? डायनामिक आईपी एड्रेसेस की। आईपी एड्रेसेस दे रहे हो तो आईपी एड्रेस तो बदलते रहते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस की फितरत में है बदलना, ये बदले जा सकते हैं, चेंजिंग है, वेरिएबल है, शिफ्टिंग है। और फोन नंबर्स जो डिस्पोजेबल होते हैं, वन टाइम यूज भी कर सकते हो, सिम डाली आपने, यूज किया, वापस से सिम को फेंक दिया, तो ऐसा, तो इसके ऑब्सक्योरिटी में गायब हो जाता है। फिर समझ लीजिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज बीन इंस्टॉल्ड, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब कंफर्म्ड है। एप्लीकेशंस की वर्ब है वो वर है। ईसीआई की वर्ब है वो हैज डिक्लाइंड है। दैट ट्रेल की वर्ब है वो डिसअपियर्स है। तो एक स्वतंत्र जांच जिसने पुष्टि करी कि एप्लीकेशंस धोखाधड़ीपूर्ण थे, उसको तभी से रोक दिया गया क्योंकि ईसीआई ने इनकार कर दिया कि आपको कोई इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, आप पहुंच नहीं सकते टेक्निकल रिकॉर्ड्स तक। और टेक्निकल रिकॉर्ड्स अगर नहीं मिलेंगे तो होता क्या है, उसके बिना तो जो सुराग मिलना था, या जो सीक्वेंस या क्लू मिलना था, ट्रैक मिलना था, वो गायब हो जाता है। एक अस्पष्टता में, धुंधलेपन में, धुंधलेपन किसका है? एक डायनामिक आईपी एड्रेसेस का, और दूसरा डिस्पोजेबल फोन नंबर्स का। बात समझ में आ गई? आगे आइए। द बिहार एसआईआर एंड आनंद आर नंदलेस। नंदलेस जो होता है इसका मतलब होता है फिर भी, नेवरदलेस, इवन सो, यट, हाउ एवर, ये होता है फिर भी। वेरिफिएबल का मतलब होता है पुष्टि करने योग्य, जांच योग्य कह सकते हो, जांच योग्य भी कह सकते हो, या सिद्ध करने योग्य कह सकते हो। स्टैंस का मतलब होता है रुख या नजरिया, पोजीशन, एटीट्यूड या व्यू पॉइंट। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, प्रूडेंस या जजमेंट। देखिएगा, द बिहार एसआईआर एंड आनंद, ये दो चीजें, इन दोनों की वर्ब हो गई आर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये फिर भी यूनाइटेड हैं, आर यूनाइटेड, ये वर्ब है पूरी। ये जुड़े हुए हैं किससे? दो मामलों से, दो मुद्दों से। बाई प्रेपोजिशन है, टू एडजेक्टिव है, इश्यूज नाउन है।
तो बिहार, एसआईआर और आनंद जो हैं वो फिर भी यूनाइटेड हैं दो मामलों से। आपस में इनकी क्या मतलब, इसमें सिमिलरिटी क्या है, क्यों लेखक ने यहाँ पे नाम ये डाला कि दोनों कंपेयर क्यों किया? तो एक काम तो है द एब्सेंस ऑफ वेरिफिएबल डिटेल्स। दोनों ही मामलों में अनुपस्थिति है किसकी? वो डिटेल्स जो वेरिफिएबल हैं, जिनको प्रूव कर सकते हो, जिनके द्वारा जांच हो सकती हो, वेरीफाई किया जा सकता हो, उनकी अनुपस्थिति है। एंड एन ईसीआई और एक चुनाव आयोग कोर्ट इन रिएक्टिव, वो चुनाव आयोग, अब ये चुनाव आयोग दे लगता है लेकिन ये तो एक बता रहा है एक ऐसा चुनाव आयोग, इसलिए एन लगाया, जो फंसा हुआ है, जो कोर्ट है इन रिएक्टिव, प्रतिक्रियात्मक रेदर देन प्रोएक्टिव, अग्र रूप से सक्रिय नहीं है बल्कि प्रतिक्रियात्मक स्टैंस में फंसा हुआ है। स्टैंस का मतलब होता है मनोवृत्ति, है ना, रुख। तो देखो दो समानताएं हैं दोनों में, एक तो है वेरीफाई करने योग्य डिटेल्स नहीं है, दूसरा ऐसा चुनाव आयोग है जो कि फंसा हुआ है, जो कोर्ट है, ईसीआई के बाद में कोर्ट जो है ना वो एडजेक्टिव है, जो फंसा हुआ है किसमें? रिएक्टिव स्टैंस में। किसकी बजाय? प्रोएक्टिव स्टैंस की बजाय। इन आलंद, ये एडवर्ब हो गया। आलंद में चूंकि ये जगह बता रहा है इसलिए एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है। अलग अलग करोगे, इन प्रेपोजिशन आलंद नाउन है। द इन्वेस्टिगेशन फेट, जो जांच की भाग्य है, जो इन्वेस्टिगेशन का फेट है, भाग्य है, नाउ डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रेशन, वो डिपेंड करता है। भाई जांच कैसे रहेगी, जांच क्या निकल कर आएगी, ये सब चीजें जो है ना डिपेंड करती है। तो फेट जो है वो लक होता है, भाग्य होता है। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। डिपेंड्स है वो वर्ब है, मैन वर्ब। डिपेंड के साथ में ऑन लगता है। तो डिस्क्रेशन किस पर डिपेंड करता है? विवेक पर। विवेक किसका? चुनाव आयोग, चुनावी निकाय जो है, इलेक्शन बॉडी जो है। हुज सिस्टम, जिसके सिस्टम्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में काम आया है ना। तो सिस्टम्स वर कॉम्प्रोमाइज, जिसके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिसको खतरे में डाला गया, जिससे समझौता किया गया, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो आलंद में इन्वेस्टिगेशन का जो भाग्य है अब डिपेंड करता है किस पर? इलेक्शन बॉडी के डिस्क्रेशन पर, कि इसका विवेक क्या कहता है। ठीक है, जिसके सिस्टम्स को, इलेक्शन बॉडी के सिस्टम्स को क्या किया गया? कॉम्प्रोमाइज किया गया। ये वर्क कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो पैसिव वॉइस है, पास्ट एंड डेफिनेट का। बात क्लियर? आगे चलिएगा। इन बिहार, बिहार में जैसे इन आलंद था वैसे ही इन बिहार है, तो ये भी एडवर्ब कह दें। द ईसीआई, ये सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट रिलीज, ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो ईसीआई ने रिलीज नहीं किए, क्या? जारी नहीं किए। नाम और कारण, ना तो नाम जारी किए, किसके नाम हटाए, ना कारण बताए क्यों हटाए। इन अ फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, दैट अलाउड एक्सटर्नल वेरिफिकेशन, वो फॉर्म, वो रूप जिसने की अनुमति दी हो या अनुमति देता एक्सटर्नल वेरिफिकेशन का, कि बाहरी कोई जांच हो जाती। अंटिल, जब तक की न, अंटिल है वो कंजंक्शन है, ये नेगेटिव कंजंक्शन है, इसके साथ में नोट कभी नहीं आता है। जिस उपवाक्य में ये होता है वहां पे नोट नहीं आता, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मजबूर नहीं किया। कंपेल का मतलब क्या है? मजबूर करना, बाध्य करना, ऑब्लाइज करना, इंपेल करना, कोवर्स करना, फोर्स करना। ठीक है, इट टू डू सो, ऐसा इसको करने के लिए। इट है ना वो ईसीआई के लिए आ रहा है, प्रोनाउन है। बात समझो। बिहार में जैसे आलंद का तो बता दिया इसने कि आलंद में तो क्या हुआ था, अब बिहार में समानता ही बता रहा है कि ईसीआई ने वो नाम नहीं बताए, कारण नहीं बताए डिलीशन के, इन अ फॉर्म दैट अलाउड, मतलब किसी भी फॉर्म में डिलीशन के नाम किसके डिलीट किए गए, कारण क्या डिलीट करने का वो नहीं बताए, जो कि अलाउ करता एक्सटर्नल वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसने कि अलाउ किया एक्सटर्नल वेरिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? कि अगर ये खुद ही बता देता नाम तो बाहरी जांच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसने खुद रिलीज नहीं किए नाम और कारण, इसलिए बाहरी जांच की जरूरत पड़ी। इस कारण से क्या हुआ? इस कारण से यहां पे अलाउ किया इसने एक्सटर्नल वेरिफिकेशन को। और ये कब तक नहीं बताया इसने? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाध्य नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर से इसको हस्तक्षेप किया, तब जाके ये कहानी बनी। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात करेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।